Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से मैंने आपको वादा किया है कि ग्रामर की हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, तो उसी हिसाब से आज का जो सेशन है वो सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आज का ये जो मैंने चैप्टर में आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वही मैंने रखा है। वैसे तो जितने भी चैप्टर मैंने करवाए हैं वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाए हैं। आप कोई भी चैप्टर आप जब करते हैं, आपको मैंने एक सजेशन दी थी कि आप नोटबुक लेके उसको नोट करिए ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, नोटबुक है आपके पास, आपने लिखा हुआ है, वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप डायरेक्टली वीडियो को ना देखते हुए नोटबुक में उठा के उसको आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है प्रेपोजिशन। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ज़्यादा सुपर इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। ये मैंने सुपर इम्पॉर्टेंट क्यों कहा? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को प्रेपोजिशन में दिक्कत होती है और ये चैप्टर जो है माइट बी 4, माइट बी 3 या 4 नहीं तो 5 वीडियोज़ में आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट तो 3 या 4 में आएगा, 5वां या 6वां जो भी, मतलब जिस तरह से मेरे पास रहेगा, कंटेंट रहेंगे, जो समझाने वाली चीज़ें होंगी वो मैं आपको मतलब वीडियो के थ्रू समझा दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। वैसे तो 4 में मुझे लगता है कि 4 वीडियोस में हो जाएगा, बट इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 5वीं भी वीडियो ले आऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन प्रेपोजिशन को आप इस तरीके से समझिए कि आपका जो हर तरह का एग्ज़ाम का हो, चाहे कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे यूपीएससी में है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की कोई तैयारी कर रहा है, बैंक है, एसएससी है, किसी भी तरह से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए, एजुकेटर करमजीत इज़ नाउ द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। ये नाम, इस नाम से मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी, तो ये चैनल का नाम अब चेंज हो गया है। अब इसका नया नाम है द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी संस्था का नाम या किसी अनुसंधान का नाम जहाँ पर आप रिसर्च करते हैं और पढ़ाते हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो यही मेरा एजुकेशन का एक मोटिव है कि आपको नई से नई चीज़ें करवानी हैं। तो चाहे किसी भी तरह का सोर्सेज मैं अपनाऊं, अच्छे रिसोर्सेज से आपको अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। प्रेपोजिशन क्या होता है ये देखते हैं। प्रेपोजिशन होता है, अ प्रेपोजिशन इज़ फॉलोड बाय अ नाउन, ओके, इट इज़ नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब, ओके। If we want a preposition to be followed by a verb, we must using ing। तो अगर वैसे तो ये preposition होता है वो noun के बाद followed होता है, it is never followed by verb, verb के बाद नहीं होता। If we want to preposition to be followed by verb, तो हमें अगर हमें verb के बाद यूज़ करना है तो ing हम यूज़ करेंगे। From which is really और verb is noun verb, जिसको हम noun verb भी कहते हैं। मतलब बेसिकली preposition का मोटा मोटी फंडा मैं आपको बता दूं कि preposition जो होते हैं, प्रेपोजिशन में आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है, कैसे पड़ी है, कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन की ओर जा रही है, कब, कहाँ, से, का, की, को का रिलेशन। तो इस तरह से ये सारे वर्ड जो होते हैं वो होते हैं प्रेपोजिशन। सॉरी, चलिए ये मैंने अभी डकार लिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। ठीक है, अगर मान लो आपके टेबल के ऊपर आपका पेन पड़ा है, माई पेन इज ऑन द टेबल, लेइंग ऑन द टेबल, या पेन इज ऑन द टेबल, तो इसलिए अब लेइंग ऑन हमने क्यों बोला? क्योंकि हमने वर्ब नाउन वर्ब किया है ना। तो इस तरह से प्रेपोजिशन आप यूज कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए बताता हूं। ठीक है, इसी तरह से आप एग्जैक्टली नोटबुक के ऊपर उतार लीजिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेपोजिशंस। अब हम प्रेपोजिशन के रूल्स देखते हैं। आप कहेंगे कि सर डायरेक्टली आपने रूल करवाना शुरू कर दिया। मैं आपको यहां पर पोजीशन बताऊंगा, प्रेपोजिशन कैसे यूज होता है, किस तरह से डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज होते हैं, शुरू से देख लेते हैं ताकि आपको आगे चल के जो एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें आसानी हो जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट of the preposition is an interrogative pronoun।
अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है इंटेरोगेटिव होता है, मान लो ये वाला हमने बात कर रहे हैं, व्हाट, हु, हुम, विच, वेयर, तो इंटेरोगेटिव, तो ये तो साइन हो गया, इससे हमें पता चलता है कि ये इंटेरोगेटिव है। ओके तो हु ये वाला इंटेरोगेटिव वर्ड है, एटसेट्रा। देखिए ईटीसी का मतलब क्या होता है, ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा। ओके, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ लोग बोलते हैं, ये गलत है, एटसेट्रा इज द करेक्ट टर्म। ऑलराइट, तो एटसेट्रा। द प्रपोजिशन टेक्स एंड और फ्रंट पोजीशन, जो प्रपोजिशन होता है एंड या फिर या तो अगर मान लो WH वाले क्वेश्चन हो जाएं, या तो वो फ्रंट पोजीशन में होंगे या फिर एंड पोजीशन में होंगे। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। जैसे अपन एक बात कर रहे हैं, पहले फ्रंट वाली पोजीशन को देख लेते हैं, चलो पहले एंड वाली को देख लेते हैं। देखिए कैसे, वेयर आर गोइंग टू, हु वर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे थे, किससे, तो टू वर्ड किसको डिनोट करता है, किससे। ओके, ऐसे ही हम अगर कह लें टू के साथ हुम करें, टू हुम डू यू वांट टू टॉक, अब यहां पर देखो, टू हुम डू यू वांट टू टॉक, किससे बात करनी है आपको, है ना, टू हुम डू यू वांट टू टॉक, तो किससे बात कर रही है आपको। तो अब देखो WH वाले क्वेश्चंस में जो हमारा प्रेपोजिशन होता है वो या तो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, स्टार्टिंग में होता है, या फिर लास्ट में होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। सेकंड देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इज रिलेटिव प्रोनाउन, अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो जाए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन का होगा वो अगर रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आता है, हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आता है, वो है दैट। द प्रेपोजिशन टेक्स द पोजीशन इन एंड पोजीशन। अगर मान लो प्रेपोजिशन में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए ऑब्जेक्ट में, तो आपका ऑलवेज जो प्रेपोजिशन होगा वो लास्ट में होगा, जैसे द टेक्स एंड पोजीशन। ओके, जैसे दैट है, यू है, दैट है, तो उसके बाद आने वाला कोई भी प्रेपोजिशन इस तरह से होगा, मतलब दैट भी एक तरह से प्रेपोजिशन का ही काम करता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाए तो। देयर इज द न्यूज़पेपर दैट यू वांटेड टू, यू वांटेड टू, यहाँ पर टू आना चाहिए, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। दिस इज माई फेवरेट पिज्जा दैट आई लाइक द मोस्ट, ये सेंटेंस मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसको आप रहने दो, इसमें गड़बड़ है कुछ, सेकंड वाला सेंटेंस गड़बड़ है, फर्स्ट वाला वांटेड टू, तो यहाँ पर वांटेड टू आएगा, ठीक है। चलिए, When object of the preposition is infinitive, अब infinitive हमने क्या सीखा है, infinitive वाला पोर्शन कौन सा है, मैंने आपको verb advance में समझाया हुआ है, तो जाइए और verb advance की चीजें देखिए। verb advance में मैंने आपको कौन कौन सी चीजें करवाई हैं वो भी बता देता हूं आपको। हमने वहां पर क्या डिस्कस किया हुआ, gerund, infinitive, ओके, gerund, infinitive, participles, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। तो तीन तरह से पार्टिसिपल होते हैं। तो वो सारे, ये सारे वर्ड, अब ये वाले सारे कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट। कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो ये वाले नॉन फाइनाइट होते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। कई बार इस तरह से क्वेश्चन, जो मास्टर कार्डर की जो तैयारी कर रहे हैं, जो मास्टर कार्डर की तैयारी होती है, जैसे स्टेट के मास्टर कार्डर्स होते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से बताइए कौन सा नॉन फाइनाइट है। कई बार पूछ लेते हैं उसमें, वो तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन्फिनिटिव में हम क्या करते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी रट्टा ही मार लो, रट्टा तो क्या दिमाग में बसा लो कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। द प्रपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर इन्फिनिटिव, तो प्रपोजिशन प्लेस्ड आफ्टर इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव के बाद हम प्रपोजिशन को यूज करेंगे। हालांकि टू भी एक प्रपोजिशन है, लेकिन टू एक प्रपोजिशन है, लेकिन यहां पर वर्ब के साथ ये काम कर रही है, तो हमें दोबारा से एक और प्रपोजिशन यूज करनी पड़ेगी जो कि वर्ब के बाद आएगी। देख लेते हैं कैसे, वो भी देख लेते हैं। देखो, आई नीड एन इरेजर टू रब ऑफ, ओके, दिस इज अ नाइस होम स्टे टू स्टे इन। होम स्टे, होम स्टे क्या होता है, होम स्टे क्या होता है, सोचिए। होम स्टे ये होता है
जैसे आप टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, हिली प्लेसेस पे ज़्यादातर होम स्टेज होता है। मुझे दूसरे प्लेसेस में तो मैंने कहीं सुना नहीं है, बट हिली प्लेसेस में होता है। हिली प्लेसेस में होम स्टे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने होटल में नहीं रहना, तो होम स्टे में क्या होता है, एक घर होता है, वहाँ पर मकान मालिक होता है उसका। मान लो आपको फर्स्ट फ्लोर पे आपको ठहराया या सेकंड फ्लोर पे आपको ठहराया इस फ्लोर पे, तो वो क्या करते हैं, एक दिन का आपसे चार्ज ले लेते हैं 1500 2000 अकॉर्डिंग टू सिटी या जिस तरह से भी। उसमें आपका खाना इंक्लूड होता है, तो वो खाना भी बना के आपको देते हैं। वो आपसे पूछ लेते हैं कि किस तरह का खाना खाना है आपने, फिर उस हिसाब से वो आपको बना के देते हैं, तो इसलिए उसको होम स्टे कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये होता है होम स्टे। तो मतलब होम घर की तरह ही एक फीलिंग आती है, बेड्स वगैरह लगे होते हैं, लाइट होती है, फ़ैन लगा होता है, और इस तरह से आप वहाँ पर एक दिन के लिए 2 दिन के लिए जितने भी दिन आप रहना चाहो तो रह सकते हैं। बड़ा ही मतलब एक वहाँ पर वो सारी फैसिलिटी होती है जो होटल में होती है, इस तरह से उसको होम स्टे बोलते हैं। होटल एक अलग चीज़ है, होटल में तो सिर्फ होटल के लोग होते हैं, वो तो एक होम स्टे होता है जो घर में लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए। इन सम सेंटेंसेस रिलेटिव प्रोनाउन इज हिडन। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हिडन होते हैं, जैसे इसको हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। कई बार हिडन होता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम वहाँ पर हिडन मीनिंग काम करता है। जैसे दैट इज़ माई हाउस वेयर आई लिव इन, दैट इज़ माई हाउस आई लिव इन, वेयर आई लिव इन। मतलब अगर आप वेयर भी बोल दो तब भी ठीक है, ना भी बोलो तब भी ठीक है, मतलब मीनिंग क्लियर होता है। दिस इज द वेटर, दिस इज द वेटर विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो मतलब रिलेटिव प्रोनाउन और WH वाले क्वेश्चन के हिसाब से आपको आ रहे थे। ओके, तो इन चारों जो रूल्स हैं इनको आपने समझना है इजीली। अब हम बात करते हैं कुछ कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस की। कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस कौन से होते हैं? ज्यादातर बच्चों को बिटवीन और अमंग के बीच में नहीं पता। ये वाले जो वर्ड है बिसाइड और बिसाइड्स तो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। बताता हूं कैसे, ये मैं आपको आगे चल के क्लियर करूंगा। बिटवीन अमंग हो गया, ठीक है, बिसाइड बिसाइड्स हो गया। फॉर और सिंस में ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है कि किस तरह से काम आता है, ये मैं आगे चल के बताता हूं। अक्रॉस और थ्रू में नहीं पता, ऑन अपॉन में नहीं पता, ऑन ओवर में नहीं पता, इन इनटू में नहीं पता, इन और विद इन में नहीं पता। देखिए इन और इनटू, अब ये वाला जो सेंस है ये अलग है, ये टाइम को बताता है ये वाला। बाय के और विद का, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। अब देखिए बिफोर भी सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ भी सामने होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है ये मैं आगे चल के आपको सेशन में बताऊंगा। ये आई थिंक इस सेशन में तो नहीं होगा, इस पार्ट में नहीं होगा, ये सेकंड या थर्ड पार्ट में होगा। आई थिंक सेकंड पार्ट में हो जाएगा। एट और इन, अब एट कहां लगता है और इन कहां लगता है? इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं इसमें ना कुछ चीजें मैंने मेंशन नहीं की हैं, तो जब एक्सप्लेन करूंगा ना, एक्सप्लेन करते समय आपको वो चीजें आपने नोट कर लेनी है जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं बिटवीन और अमंग के बीच में। लर्न हाउ टू डील विद प्रपोजिशन। अब हम डील करते हैं, अब हम देखते हैं कि प्रपोजिशन को हमें डील कैसे करना है। द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन। अब हम अमंग और बिटवीन के बारे में बात करते हैं। देखिए मोटा मोटी मैं आपको बताता हूं, 2 लोग हैं तो बिटवीन यूज होता है, ओके, और अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो अमंग यूज होता है। ये मैंने आपको मोटा मोटी बताया है। अब हम उसके थोड़े से रूल भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं अमंग के बारे में। तो ए अमंग, अमंग कहां लगता है? और अमंग सबसे पहले देखो अमंग और अमंगस्ट में क्या फर्क है। ये मुझे याद है एक क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे ये मेरा एक ब्लंडर था। मैं क्योंकि बताना भी चाहिए, कई बार आप गलती करते हैं, आपको कई बार आप जोश में कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जब आपको पता नहीं चलता। तो मैंने अमंगस्ट की जगह पर वहाँ पर अमंग गेस्ट बोल दिया था, ये वाला वर्ड, जबकि ये नहीं होता, ये गलत है, अमंगस्ट होता है। ठीक है, देखिए अमंग अमंगस्ट, अमंग इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए अमंग और अमंगस्ट में क्या फर्क है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम हायर लेवल का है या आपसे ग्रामर की बेसिक नॉलेज वो जानना चाहता है तो वो ये जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है, तो अमंग कहां पर यूज होता है?
बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। कैसे? जैसे हमने यहां पर लिखा अमंग देम, तो अमंग देम का टी क्या है? टी तो वो हो गया ना, क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। अब सबसे पहले हम जो लोग बीच में आए हैं मैं उनको बता देता हूं। देखिए इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ये तो आपको पता है। नहीं, 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट एक ही होता है। इट्स अ कंफ्यूजन। मैं बताता हूं आपको, ये ना मैंने कहीं क्वेश्चन पढ़ा था, ये अल्फाबेट है, लेटर्स होते हैं 26, अल्फाबेट नहीं होते, ये बोलना गलत है, ठीक है? तो आप चेक करना हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इन इंग्लिश, तो आंसर आएगा 1, ठीक है? तो लेटर्स होते हैं 26, जिसमें से 5 होते हैं वॉवल और रिमेनिंग के 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब ए आई ओ यू ई को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो टी जो है वॉवल तो नहीं है ना, ये तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले हम क्या करेंगे? अमंग करेंगे। तो देम से पहले क्या होगा? अमंग होगा, क्योंकि देम का टी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। ऐसे अमंग दीज वही सेम चीज ही है। अब ये बात समझ में आ गई होगी, इसको आप नोट कर लेना। वैसे तो सबको पता होता है, लेकिन कई बार ना जो लोग बीच में आते हैं तो उनको ये चीजें समझ में नहीं आती। अमंगस्ट क्या हो गया? अमंगस्ट इज यूज बिफोर द वोवल साउंड, जैसे अमंगस्ट अस। ये देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग दीज स्टूडेंट्स। तो एग्जामिनर आपको क्या कहेगा? प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग अस, अमंग अस कर देगा। तो अमंग अस कैसे हो जाएगा? अमंग अस स्टूडेंट लिख देगा, अमंग अस स्टूडेंट लिख देगा, ठीक है? अब अमंग अस हमें अब हमें सेंटेंस से ये पता चलता है कि एक तरफ से स्टूडेंट है और उससे पहले अस है, सॉरी, और उससे पहले अस है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? अमंग। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये वाला अब ये गलत हो जाएगा, तो उसकी जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा? अमंग दीज कहना पड़ेगा। मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा, दी स्टूडेंट। अस तो ऑब्जेक्टिव हो गया, अस स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट, गलत हो जाएगा ना, वो ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज चपातीज अमंग अस, अमंगस्ट अस, अमंगस्ट अस। चपातीज क्या हो गया? रोटी, जिसके लिए हम गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं, जिसको हम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? चलिए, अमिड और अमिडस्ट, अमिड और अमिडस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सेम काम करते हैं अमंग की तरह, ठीक है? जहां पर अमंग काम होगा वहां पर क्या काम करेगा? अमिड। और जहां पर अमंगस्ट होगा वहां पर क्या होगा? अमिडस्ट। ओके, अब अमंग, अमिड, अमंगस्ट और अमिडस्ट वो दोनों ही सेम है, क्योंकि अमिडस्ट ईएसटी, अमंगस्ट ईएसटी, अमंग और अमिड, तो दोनों ही एक जैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं बिटवीन की। बिटवीन क्या हो गया? बिटवीन इज नॉर्मली यूज बिटवीन फॉर टू पीपल और पर्सन। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था जब बिटवीन और अमंग की बात कर रहे थे। तो जब बिटवीन की हम बात करेंगे तो हम 2 पर्सन की बात करते हैं। जैसे इफ देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप, हाँ ये चीज देख लो, ये मैंने एक्स्ट्रा यहां पर डाला है, हालांकि मुझे नीचे लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। इफ देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन बिटवीन कैन बी सेंटेंस। देखिए अगर 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स हों तो वहां पर हम अमंग करते हैं। लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो आपके बीच में, जैसे मान लो 3 देश हैं आपस में एक एमओयू के ऊपर साइन कर रहे हैं, तो वो उनके बीच में बिटवीन आएगा, क्योंकि वो एक कंट्रीज हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है? तो वहां पर हम अमंग यूज करेंगे। तो वहां पर क्लोज रिलेशनशिप, एसोसिएशन का मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का होना, तो वहां पर हम बिटवीन यूज करते हैं। राम सिंह डिसाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू डॉटर्स। ओके, बिटवीन हिज 2 डॉटर्स, 2 है ना। लग्जमबर्ग, टाइज बिटवीन बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस ऑफ पावर कॉर्पोरेशन, फॉर पावर कॉर्पोरेशन, पावर कॉर्पोरेशन में उन्होंने टाइज किया है। अब एक चीज और, बिटवीन के बाद एंड का यूज होता है, ये तो पता ही है। अगर हम बिटवीन यूज करते हैं, ये बेसिकली एक कॉरलेटिव कंजंक्शन होता है। अब देखो, अब हम बिटवीन के बाद एंड यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 नाउन तो होंगे ना, या 2 प्रोनाउन होंगे, है ना? तो 2 नाउन या 2 प्रोनाउन होंगे, तो इनके बीच में हम क्या करेंगे? इनके बीच में हम इस तरह से कर सकते हैं।
तो बिटवीन एंड इज अ कॉरलेटिव कंजंक्शन, तो ये बेसिकली कॉरलेटिव कंजंक्शन होता है। जैसे द मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन 9 एंड 1 PM, यहाँ पर एंड होना चाहिए, 2 नहीं आएगा, एंड 1 PM yesterday। एक मिनट, द मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन 9 to एंड 1 PM, ओके। बिटवीन टेक्स ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। देखिए प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन में हमेशा से आपका जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ये आपने ध्यान रख लेना है। जैसे अब आपका कहते हैं ही टॉक्ड टू मी, अब देखो ऐसे तो लिखते हैं ना, तो ये नरेशन में भी हम करते हैं, तो ही टॉक्ड टू मी, तो उसने मुझसे बात की, तो टू मी क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हो गया ना। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। जैसे दे हैव ह्यूज कंट्रोवर्सी बिटवीन हिम एंड मी, तो हिम एंड मी इज अ ऑब्जेक्टिव केस, बिटवीन के बाद हिम एंड मी। ये ना ध्यान कहीं और भटक जाता है, तो उस वजह से ना ये स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे हो गई, वैसे बिटवीन ही है यहाँ पे। डू नॉट नीड टू यूज ईच एवरी वर्ड्स आफ्टर बिटवीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिटवीन दो लोगों के लिए यूज होता है, और ईच एवरी का मतलब होता है हर एक, एक और हर एक, है ना। ईच सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है, तो इसलिए ये मिसमैच हो गया ना। यही बेसिक टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो सुपर इंपॉर्टेंट है। बच्चे ये गलती करते हैं, छोटा सा है, दिमाग में डाल लीजिए। These two words have different meaning in the words like the same, मतलब लगते एक जैसे ही हैं लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं। Beside का मतलब क्या हुआ? At the side of और adjacent। Adjacent का मतलब होता है बगल में, आपके पास कोई पर्सन बैठा है, वो आपके बिल्कुल बगल में बैठा है। What do you mean? This is adjacent। अगर आप ऐसे कहते हैं, वो लड़का जो मेरे बगल में बैठा था, that boy who sat adjacent to me, what it mean? Adjacent me, adjacent to me नहीं आएगा, adjacent me, adjacent to me आएगा बिल्कुल, क्योंकि adjacent कहेंगे हम, या ऐसे कहेंगे beside me, तो इसका मतलब है कि that boy who sat beside me, जो मेरे बगल में बैठा था, he was the culprit। culprit क्या होता है? culprit क्या होता है? culprit होता है दुष्ट, अपराधी, पर्सन। ये आता है आजकल, ठीक है, कल्प्रिट। बहुत लोग अपने आप को कल्प्रिट कहते हैं, जो जिनको अपनी गलती का एहसास होता है। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल, अपार्ट फ्रॉम, तो ही सैट बिसाइड मी। डू यू हैव बिसाइड इन्फो अबाउट दिस न्यूज, आपके पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस। अब सिंस, फॉर और फ्रॉम में क्या फर्क है, ये देखिए। आपको मैं मोटा मोटी सिंस और फॉर के बारे में बताता हूं। देखिए ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट डू दैट। 40 मिनट्स का भी हो सकता है, 45 मिनट्स का भी हो सकता है, लेकिन सेशन वाकई में बहुत अच्छा है। डू दिस। अब देखिए सिंस, फॉर और फ्रॉम में क्या फर्क है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, सिंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अगर मान लीजिए, मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता ही देता हूं। अगर मान लीजिए आप 1940 से रह रहे हैं, 1940 से रह रहे हैं, तो अभी कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। 80 ईयर्स, 80 सालों से आप कहीं रह रहे हैं, चाहे 80 हो, चाहे 50 हो, चाहे 15 हो, चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, कुछ भी। अब वहां पर हम क्या लगेंगे? सिंस 1940। ये मैं आपको मोटा मोटी टेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, वैसे आप आगे भी डिस्कस करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, ये सब मेंशन किया हुआ मैंने, बट मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सिंस और फॉर में क्या फर्क होता है। अगर इन्हीं सालों को अगर हम काउंट करके बोलते हैं, मान लीजिए यहां पर 80 साल हो गए, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर 80 ईयर्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि आपने यहां पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम बताया है। किसी सेंटेंस में आपने यहां पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम बताया है कि फला टाइम से, ओके। और यहां पर आपने उस सालों के साथ आपने उस सालों को गिन के बता दिया। तो जब आप गिन के करते हैं, वहां पर आप फॉर लगाते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं वह 10 मिनट से गायब है, ही इज डिसअपियर सिंस 10 मिनट्स। तो वहां पर 10 मिनट से मतलब 10 मिनट से गायब है, तो वहां पर आप लगाएंगे सिंस। और फॉर के यहां पर 10 मिनट के लिए गया है,
है ना, तो फॉर 10 मिनट्स। तो मतलब ये चीज है, आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सालों के लिए जहां से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम आप शो करते हैं तो वहां पर आपको सिंस लगाना है, और फॉर कहां लगाना है, जब आप उन्हीं सालों को आप जब गिन के बताते हैं, इज कॉल्ड फॉर। अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेंस में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। सिंस इज ऑफन यूज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तो पता ही है आपको। सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, नेवर फॉर प्लेस। प्लेस के लिए कभी नहीं यूज करते, यूज किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, ये मंडे हो गया, जनवरी, एनी ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट नाइट, लास्ट, ये तो लास्ट को, ये लास्ट के लिए मतलब लास्ट, पिछले सोमवार को, पिछले संडे को, समथिंग लाइक दैट। ही हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब फॉर कहाँ होता है, पीरियड ऑफ टाइम, 3 घंटों के लिए, 2 दिन के लिए, 10 मिनट के लिए, मिनट्स के लिए, अ लॉन्ग टाइम के लिए, अ लॉन्ग टाइम हो गया, सम टाइम के लिए, फॉर एवर के लिए। तो यहाँ पर आपको फॉर एवर कहते हैं ना, आई लव यू फॉर एवर, ये बड़ा कॉमन सा एक सेंटेंस है कपल्स के बीच में, जो कपल्स होते हैं। बॉयल द टी फॉर 5 मिनट्स, ओके, 5 मिनट के लिए। ही लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 मिनट, 10 मंथ्स, 10 मंथ्स के लिए। अगर आप देखो यहां पर अगर बोले कि से, तो वहां पर क्या होगा, सिंस 10 मंथ्स, है ना। 10 मंथ्स अगर मान लो आज जो मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज अगस्त है, अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है। तो अगस्त से 10 महीने पीछे चले जाओ तो कौन सा होगा, नवंबर, ऑब्वियसली, है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8, हाँ बिल्कुल नवंबर। तो नवंबर, सिंस नवंबर, तो आप वहां पर सिंस नवंबर बोलेंगे। यही चीज है, ये बेसिक है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। फ्रॉम कहां पर होता है, फ्रॉम इज नॉर्मली यूज टू और टिल और अनटिल के लिए। जैसे मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर्क फ्रॉम 8 to 7, से 8 से 7, मतलब सुबह 8 से 7, इसका मतलब कितने घंटे हो गए, 11 घंटे हो गए, 11 घंटे हो गए। फ्रॉम कैन ऑल्सो बी यूज प्लेस, प्लेस के लिए भी हम यूज करते हैं, ये तो पता ही है आपको। कुमारी प्रियंका, ये वो लड़की हैं, ये मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूं, सीरियसली वन ऑफ द यू कैन से, आपके पास अगर मान लो हर्डल्स हैं, ये इनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। इनका मैंने इंटरव्यू देखा है, डीडी उत्तराखंड के ऊपर इनका इंटरव्यू है, आप इनको देखिए। डीडी उत्तराखंड के ऊपर यूपीएससी में इन्होंने यूपीएससी 2019 में इनको रैंक मैं भूल गया हूं, पता नहीं कितना है, बहुत अच्छा रैंक किया है। एक गांव में रहने वाली लड़की, जहां पर सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, जहां पर एक मेन रोड से 25 किलोमीटर दूर मतलब अपने जगह पे जाने के लिए, जहां से वो पढ़ती थी तो 25 किलोमीटर दूर रहती थी, और वहां पर आप सोचिए किस तरह से उसने यूपीएससी की तैयारी की होगी। तो ऐसे लोग हैं, तो ये लोग इंस्पायर हैं, इंस्पायर करते हैं लोग, इंस्पायरेशन है ऐसे लोगों के लिए जो लोग बहाने बनाते हैं ना, जो लोग हर रोज मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर रहते हैं, तो आई थिंक उनके लिए ये बहुत ही एक यूं कह लो कि एक बहुत ही अच्छा एक इंस्पिरेशनल एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो कुमारी प्रियंका इज फ्रॉम उत्तराखंड हु क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम 2019। तो फ्रॉम उत्तराखंड, हमने जगह का नाम बताया, उत्तराखंड के देहरादून में रामपुर के पास एक ढोलेरा सा ऐसा कोई जगह का नाम था, वहाँ पर एक गांव है, नाम तो भूल गया, उन्होंने बताया था। आप इंटरव्यू देखिए, ऐसे लोगों के इंटरव्यू देखिए, किस तरह से संघर्ष होता है। जो लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी, आप सोच के रखिए, जरूर मिलेगी। थ्रू और इनटू, इनके बारे में बात करते हैं। थ्रू और इनटू बेसिकली क्या होता है, इनको कंफ्यूज किया जाता है अक्रॉस, थ्रू और इनटू में, ठीक है। अक्रॉस का मतलब होता है खुले आसमान में आप किसी चीज को क्लियर कर रहे हैं। मान लो आप लैंड क्लियर कर रहे हैं, लैंड पार कर रहे हैं, कोई जगह पार कर रहे हैं, किसी पगडंडी से आप जा रहे हैं, तो वो थ्रू अक्रॉस होगा। और थ्रू क्या होगा, मान लो कोई होल है, मान लो, मैं इसमें ना मोटा मोटी बता रहा हूं, अभी तो मैं आपको ये समझाऊंगा, देखता हूं, मैं बताता हूं आपको। देखिए थ्रू के बारे में देखते हैं। रेफर्स टू मूवमेंट विद इन अ स्पेस विच कैन बी थ्रू एज 3 dimensional। मान लो एक टनल है, ये पहाड़ है, उसके बीच में एक टनल बनी हुई है, कोई भी रेलवे की है या रोड की, कुछ भी है, वट एवर, ठीक है।
इस टनल के बीच में से जाएंगे तो क्या होगा? थ्रू। क्या होगा? थ्रू। मान लो कोई एक चीज है, स्पेस है, उसमें से आपने होल निकालना है और वहां से आपने वायर क्रॉस करनी है, तो क्या करेंगे आप? थ्रू दिस थिंग्स। तो इसके बीच में से, ओके, तो ये होता है थ्रू। ड्राइवर ड्रोव थ्रू सम स्पेक्टेकुलर कंट्री साइड स्पेक्टेकुलर, थ्रू मतलब उनके बीच, कंट्री साइड के बीच में से, आउटसाइडर्स मतलब जो गांवों के बीच में से, रोड के बीच में से होता है ना, कई बार हम वैसे बोलते हैं तो उसको हम थ्रू बोलते हैं। इनटू क्या होता है? एक मिनट, इसको भी हम देख लेते हैं। थ्रू यूजली सजेस्ट्स मूवमेंट अक्रॉस एन एंटायर प्लेस। ओके, ही वॉक्स थ्रू द कार और टनल कम टू मी, वह सेम चीज है। इनटू क्या होता है? इनटू रेफर द मूवमेंट फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड इन अ 3 dimensional स्पेस। जब कभी कोई पर्सन बाहर से अंदर आता है तो उसको हम इनटू की कैटेगरी में कहते हैं। शी केम इनटू माई रूम विदाउट टेकिंग एनी परमिशन। शी केम इनटू माई रूम, मेरे रूम के अंदर आ गया बिना परमिशन के, तो वहां पर इनटू कहते हैं। ही, आई सॉ हिम, आई सॉ हिम गोइंग इनटू हिज रूम। मैंने उसको देखा कि वो उसके कमरे के अंदर जा रहा था, समथिंग लाइक दैट। इन क्या हो गया? तो इन क्या हो गया? ऑलरेडी जो इन होता है, ऑलरेडी जो अंदर हो, मतलब किसी स्पेस के अंदर इन हो, ऑलरेडी हो, उसको इन बोलते हैं। आई वॉज वर्किंग इन माई रूम। इन माई रूम मतलब आप ऐसे तो नहीं है कि बाहर से अंदर वाली सेंटेंस की बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि आई वॉज इन द रूम, मैं रूम के अंदर ही था, तो इसका मतलब है इन की बात कर रहे हैं आप, मतलब ऑलरेडी आप वहां पर थे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, सच में आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। सीरियसली मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियसली यू विल गेट समथिंग न्यू। व्हेन टू एक्सप्रेस द आइडिया और मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ समथिंग, जब किसी डायरेक्शन और समथिंग की बात करें तब भी हम कहते हैं, जैसे एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की बात करते हैं, जैसे शी लुक्ड अगेंस्ट इनटू हर आईज टू कैच हिम, वो उसकी आंखों में सच जानने की कोशिश कर रही थी। इनटू हिज, क्योंकि वहां पर एक आंखों की मूवमेंट है और बाहर से अंदर जाना भी एक तरह से मूवमेंट है। अक्रॉस, ओवर, अलोंग। अब अलोंग, हाँ बिल्कुल, अक्रॉस क्या हो गया बताइए? मैंने खुले आसमान में आप जब मूवमेंट करते हैं, इज यूज्ड टू टॉक अबाउट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर प्लेस। दीज प्लेसेस आर 2 dimensional, सच है सरफेस हो गया, लाइंस हो गया, बता दिया मैंने, पगडंडी हो गया, है ना, कोई सरफेस हो गया, तो मान लो लैंड है तो उसका सरफेस के बीच में से निकल रहे हैं। ही इज अक्रॉसिंग द लैंड विच इज कॉन्ट्रोवर्शियल, तो ही इज अक्रॉसिंग, अक्रॉसिंग भी एक तरह से यहां पर वर्ब की है, लेकिन कह सकते हो। कम अक्रॉस क्या होता है? कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, सडनली, अचानक से जब कोई आपके पास मिलता है, मान लो आपका कोई दोस्त है अचानक से आपको मिल जाए, इज कॉल्ड कम अक्रॉस। फाइंड द एरर। When I was going to college, अब इसको एक एरर फाइंड करो, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं क्योंकि रेगुलर बोल रहा हूं ना। When I was going to college, he suddenly came across to me and he was my college friend. ढूंढिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये है ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट। देखो नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। देखो आप इसको कैसे कर सकते हो। आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। When I was going to college, he suddenly came across। अब इसका मतलब तो सडनली अचानक से मिलना होता है, और इसका तो ये सिनोनियम हो गया ना। अब यहां पर भी वो सिनोनियम है और वो खुद वर्ड भी है, तो इसलिए सडनली कहना गलत है। जब वैसे तो आप सडनली कहोगे तो केम अक्रॉस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है कि सी करेक्ट है? क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपको केम अक्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको केम अक्रॉस, क्योंकि फ्रेजल वर्ब को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो जहां पर भी सी आंसर है, दिस इज योर आंसर, आंसर ऑप्शन 4 का सी। अगला क्वेश्चन देखो विद अ सुपरफ्लुअस कम अक्रॉस, तो कम अक्रॉस के बाद विद का लगाना सुपरफ्लुअस है। राम केम अक्रॉस विद मी, तो विद नहीं आएगा, राम केम अक्रॉस मी, ऐसे कह सकते हैं। ओवर का मतलब क्या हुआ?
मोशन और पोजीशन हायर देन बट नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, वो चीज जो आपके और किसी चीज के ऊपर एक फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, आपके और उसके बीच में एक डिफरेंस हो, इज कॉल्ड ओवर। जैसे द फैन इज रनिंग ओवर योर हेड, द सन इज स्कॉर्चिंग या शाइनिंग, कुछ भी कर लो, ओवर योर हेड। तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं। तो स्कॉर्चिंग का मतलब होता है कि ये ऐसे जलन टाइप का ना, ऐसे होता है, उसको बोलते हैं। तो इस तरह से फैन रन कर रहा है, रनिंग ओवर योर हेड, तो ओवर आपके उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक डिस्टेंस है, इज कॉल्ड ओवर। इट इज सिमिलर मीनिंग ऑफ अबव, यस, ये अबव का सिमिलर मीनिंग है। क्यों? क्योंकि जैसे आप कहते हैं अबव, अबव एक लेवल को बताता है, ये मैं आगे चल के समझाऊंगा। अबव और बिलो में अबव जो होता है एक लेवल को बताता है, ओके। तो और ओवर क्या होता है? आपके और किसी चीज के बीच में एक डिस्टेंस होता है, लेकिन वो भी एक लेवल ही होता है। लेकिन मतलब अबव बेसिकली किसी थिंग्स के लिए यूज होता है। तो ये हम आगे चल के समझेंगे किस तरह से। देयर वॉज अ मिरर अबव या ओवर द सिंक, ओवर से मतलब सिंक और उसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, समथिंग लाइक दैट। टू शो समथिंग इट इज पोजिशन्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन ऑफ द रोड, मतलब बस ये ऑपोजिट पोजिशन हो किसी की रोड साइड के उस पार, तब भी हम कह सकते हैं। द होम स्टे इज ओवर द रोड, ओवर द रोड मतलब उसके पार का होना। ऑन अपॉन ऑन टू, ऑन अपॉन ऑन टू, ऑन किसके लिए? प्लेस ऑन कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने अभी बताया ना, द पेन इज ऑन द टेबल, तो वो कॉन्टैक्ट होता है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब ऑन डेज, डेट्स के लिए भी यूज होता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन 25 अगस्त, ओके। एडवर्ब क्लॉज के, एडवर्ब के लिए भी यूज होता है, जैसे गो ऑन, कम ऑन, इस तरह से वर्ड हम यूज करते हैं, तो ये एडवर्ब की तरह काम करता है। अपॉन कैसे करता है? इन मोशन के लिए। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। देखिए ऑन और अपॉन में क्या फर्क है, देखो। ऑन तो कोई चीज टेबल के ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई है। अगर मान लो ये एक चीज है, यहां पर एक फ्रॉग है, नहीं, हाँ मंकी कह लो, कैट कह लो, कैट कह लो, ये टेबल है, तो यहां पर चूहा बैठा है, ओके। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट ऑन द टेबल। कैट ने मोशन लगाया, तो बेसिकली यहां पर मोशन है। जब कोई चीज एनर्जी लगा के चूहे को पकड़ रही है, तो वो क्या हो जाती है? एक मोशन यूज करती है, तो वहां पर अपॉन होगा। मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, ये मान लो ट्री है, अरे ये क्या बन गया, दिल बना दिया मैंने सॉरी। ये मान लो ट्री है, यहां पर एक बंदर बैठा है, आप बंदर को मारने के लिए जा रहे हैं, वो जंप्ड अपॉन द ट्री कर देगा। मतलब एक बंदर ने मोशन यूज करके जंप मारा, कहां पर? ट्री के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? जंप्ड अपॉन द ट्री। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई थिंक द वे टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन। ऑन टू क्या होता है? इज यूज्ड वेयर दिस इज मूवमेंट इन्वॉल्विंग अ चांस ऑफ लेवल, किसी लेवल का होना, जैसे ही क्लाइम्ड ऑन टू हिज रूफ, ओके, ही लिफ्ट ऑन टू द टेबल, ओके। मतलब ऑन टू किसी के ऊपर बैठ जाना, टेबल के ऊपर बैठ जाना। ऑन द टेबल तो होता है ऑलरेडी पड़ी हुई चीजें हो, मान लो एक पेन है, तो पेन ऑलरेडी टेबल के ऊपर पड़ा है, तो वो ऑन है। लेकिन आप टेबल के ऊपर बैठने जा रहे हैं, ऑन टू, ठीक है, चांस ऑफ लेवल मूवमेंट, आप टेबल के ऊपर ऑन टू बैठने जा रहे हैं। अलोंग और अलोंग विद में, अलोंग का मतलब इन द लाइन मैचिंग द लेंथ और द डायरेक्शन और पैरेलल, किसी डायरेक्शन का और पैरेलल चलना, इन द लाइन वॉचिंग द लेंथ। आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे ट्रैक, मतलब किसी के साथ साथ चलना, ट्रैक के साथ, है ना, तो अलोंग द ट्रैक, रेलवे ट्रैक। ही वॉक्स ऑन द रोड, तो वॉक्स ऑन द रोड नहीं होगा, ऑन द रोड होता है कि रोड के ऊपर चलना, मतलब मान लो ये रोड है, रोड के ऊपर चलना। आप कभी भी ऐसे भी मत बोलिए कि आई वॉक इन द रोड। क्या आप रोड के बीच में खड्डा खोद के बीच में चलते हैं? नहीं, आप रोड के सरफेस के ऊपर चलते हैं। मान लो आप, ये रोड है, इसके ऊपर आपने कदम रखे हैं, तो यहां पर आप कदम रख के आगे आगे चलते जाते हैं ना, है ना, तो ये तो ऑन द रोड हो गया, वॉक ऑन द रोड। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर मान लो आप रोड पे नहीं चल रहे हैं, पक्की सड़क पे नहीं चल रहे हैं, उसके साथ एक छोटी सी ऐसी सड़क होती है जहां पर पगडंडी सी बनी होती है, एक जगह बनी होती है,
वो क्या होता है, अलोंग द रोड होता है। अब चीजें समझिए, सड़क के बीच में चलना, सड़क के ऊपर चलना इज कॉल्ड ऑन द रोड। इन द रोड तो होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सड़क को खोद के बीच में से जा रहे हैं, है ना, वो तो होता ही नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी। अलोंग विद, टुगेदर विद समवन, किसी के साथ जाना। कम अलोंग विद मी टू परचेज सम कुकीज फॉर गेस्ट, मेरे साथ चलो, कुछ कुकीज अब हम परचेज करते हैं गेस्ट के लिए। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इससे बेहतरीन एग्जाम्पल मुझे लगता नहीं है कि आपको मिलेंगी। आप इसको एक बार नहीं समझ में आया, अगर आपको फिर भी थोड़ा हौच पौच हो गया, फिर से एक बार चलिए, साथ साथ समझते जाइए और नोट करते जाइए, आपको डेफिनेटली आएगा। इसी तरह से प्रेपोजिशन के मैं आपको और भी एग्जाम्पल देता जाऊंगा। चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ अब हम सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।